हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 अतीत से वर्तमान का जो ये बुक है आपका इतिहास का क्लास 8 का, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाबू आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे, अच्छे तरीका से इस चैप्टर को समझेंगे। सभी पॉइंट, जितना भी पॉइंट है, सारे पॉइंट को मैं आपको अच्छे तरीका से समझाऊंगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। आप लोग को इतिहास को रटना नहीं पड़ेगा, मैं आपको हर एक पॉइंट को अच्छे तरीका से समझाऊंगा ताकि हर बच्चा को इतिहास समझ में आ जाए, ठीक है बाबू। चलिए, तो सबसे पहले एक छोटी सी मैं आपको जानकारी दे दूं। यदि आप लोग क्लास 8 का नोट्स लेना चाहते हैं कोई भी विषय, ठीक है ना, तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पर आप लोग को कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, नोट्स के लिए। ठीक है, आपको वहां पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सभी विषय का नोट्स मिलता है, ठीक है। तो नंबर है 7488600620। इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पूरा ऑल सब्जेक्ट का क्या मिलेगा, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बाबू, हम लोग इस चैप्टर को क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग जो है बाबू पिछली कक्षा में पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं सर, कि आप लोगों ने पढ़ा है कि इतिहास जो है ये 3 कालखंड में बांटा गया है। जो आप लोग पिछली कक्षा में जाने थे, इतिहास कितने कालखंड में है, 3 कालखंड में, एक प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन काल के बारे में, जो प्राचीन समय में क्या क्या होता था, आदि मानव के बारे में, कैसे आग का आविष्कार हुआ, कैसे है ना पत्थर से औजार लोग बनाते थे, ये सब आप लोग प्राचीन काल में जाने थे। मध्य काल में क्या जाने थे, राजाओं के बारे में। और आधुनिक काल में हम लोग क्या जान रहे कि अभी कैसे चल रहा है, अभी जो काल है ना बाबू, ये आधुनिक काल है, ठीक है ना। तो प्राचीन काल के बारे में आप लोग कक्षा 6 में पढ़े थे, और जो ये मध्यकालीन है इसके बारे में आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, और अब आप लोग जो है आधुनिक काल के बारे में कक्षा 8 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आप लोग यहाँ तक समझ गए। अब देखिए बाबू, अब देखिए आप लोग जान रहे कि अभी क्या क्या बदलाव हो रहा है। अभी आप लोग जान रहे कि प्रत्येक काल में क्या कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं, कुछ ना कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है, जो कि उस काल की क्या होती है, विशेषता होती है, ठीक है। इस काल में भी, आधुनिक काल में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, जो कि आधुनिक काल की क्या होगी, विशेषता होगी, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर देखेंगे इन बदलावों के कारण हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति आदि प्राय सभी क्षेत्रों में क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। और हमारा क्या परिवर्तन नहीं होगा, जब बदलाव होगा क्षेत्र में, तो क्षेत्र में क्या परिवर्तन भी होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बाबू यहाँ से जो है आप लोग का एक टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पुनर्जागरण। क्या है टॉपिक, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या होता है, आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा। तो देखिए, आधुनिक युग को जन्म देने वाले अनेक परिवर्तनों की शुरुआत जो है, ये सबसे पहले यूरोप में होती है। कहाँ पर होती है, यूरोप में हुई थी, है ना। 15वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, 15वीं शताब्दी में इटली में, कहाँ पर, इटली में एक नया आंदोलन आरंभ होता है। 15वीं शताब्दी में इटली में क्या होता है, एक नया आंदोलन आरंभ होता है, जिसको हम लोग पुनर्जागरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पुनर्जागरण कहते हैं। तो आप लोग से कोई भी पूछेगा पुनर्जागरण क्या, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 15वीं शताब्दी में क्या होता है, कि इटली में एक नया आंदोलन शुरू होता है, जिसको हम लोग पुनर्जागरण बोलते हैं। और इस काल को हम लोग पुनर्जागरण काल कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, कहता है इन आंदोलन जो हुआ था, इसमें लोगों को स्वतंत्र रूप से सोचने से और पहले से चले आ रहे सिद्धांतों पर प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया, ठीक है ना। जो ये आंदोलन हुआ, इससे लोग क्या करें, स्वतंत्र रूप से सोचने लगे। जो पहले से सिद्धांत आ रहा था उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार मिल गया। मतलब क्या, वैज्ञानिक पद्धति का क्या हुआ, प्रसार हुआ, ठीक है ना। वैज्ञानिक पद्धति का सर क्या अर्थ होता है, तो देखिए, प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना ही क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति। प्रश्न चिन्ह लगाने, इन सब की आजादी मिल जाती है लोगों को, ठीक है ना। तो यही सब क्या हुआ, पुनर्जागरण काल में हुआ। लोग अपना जो आवाज है इसको उठा सकते हैं, ठीक है। ये सब की उनको क्या मिल गई, आजादी मिल गई, ठीक है। अंधविश्वास पर क्या, आपत्तिजनक प्रयास है, उस पर आवाज उठाने लगे लोग, ठीक है ना। जो व्यापार संबंधी है उस पर लोग क्या करें, आवाज उठाने लगे, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग का आता है खोज यात्राएं। खोज यात्राएं का क्या मतलब हुआ, खोज यात्रा मतलब यात्रा के द्वारा कौन कौन सी खोज हुई, इस टॉपिक में हम लोग यही समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जो है पढ़ लेंगे, हाँ ठीक है। हम ज्यादा आप लोग को एक एक लाइन नहीं पढ़ा पाएंगे, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को बताते जाएंगे, क्योंकि बाबू आप लोग का जो है ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, ठीक है ना। तो देखिए, आप लोग समझिए, यहाँ पर देखिए खोज यात्रा में क्या होता है, कि सबसे पहले क्या होता है बाबू, सबसे पहले आप लोग जान रहे होंगे कि स्पेन के जो प्रसिद्ध नाविक होते हैं कोलंबस, आप लोग जानते होंगे उनके बारे में। जो स्पेन के प्रसिद्ध नाविक थे कोलंबस, उनके बारे में आप लोग जानते होंगे। इन्होंने क्या किया था, 1492 ईस्वी में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। कौन सी महाद्वीप की, अमेरिका महाद्वीप की। कब किए थे, 1492 ईस्वी में।
पुर्तगाल के वो नाविक थे वास्को डी गामा, जहां पर आप लोग यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं इनका, ठीक है ना। ये क्या किए थे बाबू कि आप लोग को पता होगा कि 1498 ईस्वी में यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की थी, ठीक है। इसको आप लोग विशेष रूप से इकाई 2 में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग देखिए नए मार्गों और भूभागों की खोज में कैसे परिणाम हुआ, कैसे जो है ये जो वास्को डी गामा थे ये यहाँ के नहीं थे, ये भारत की खोज में नहीं निकले थे, लेकिन भारत को खोज दिए, ठीक है ना। ये समुद्री मार्ग द्वारा खोज देते हैं, इनको ये नहीं, इनका सिद्धांत ये रहता कि हम भारत की खोज पे यात्रा में ही निकले, ठीक है। लेकिन भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने की थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। देखिए ये जो भूभाग की खोज किए थे, ठीक है ना, ये भूभाग की जो खोज किए थे इससे ये हुआ कि यूरोप के देशों को इन नए देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुआ। मतलब ये भारत की खोज किए थे समुद्री मार्ग के द्वारा, तो जब समुद्री मार्ग के द्वारा खोज किए थे तो क्या हुआ कि यूरोप के जो देश थे, क्योंकि ये यूरोप के खोज करना शुरू किए थे, तो यूरोप से खोज करना शुरू किए थे तो भारत तक आए थे, तो इनसे क्या हुआ, दोनों में क्या संबंध बन गया व्यापारिक, मतलब अब आपका सामान क्या वहां जाएगा और वहां का सामान यहाँ, ठीक है ना, ये संबंध बन गया था। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोग देख रहे होंगे, पूंजीवाद एवं औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद सर क्या होता है और औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इसके बारे में आप लोग को मन में डाउट आ रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए बाबू होता क्या है कि 15वीं शताब्दी के अंत में अंत तक क्या होता है कि यूरोप में एक नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म होता है जिसको हम लोग पूंजीवाद बोलते हैं। अब बोलेंगे सर कि इसमें पूंजीवाद का मतलब क्या हुआ, तो देखिए पूंजीवाद सर होता क्या, अब आप लोग के मन में थोड़ा सा डाउट और आ रहा है। तो देखिए पूंजी पर आधारित एक क्या होती है, एक क्या होती है सर, व्यवस्था होती है जो बाजार और मुनाफा पर टीका रहता है, ठीक है ना। इनका मुख्य लक्ष्य होता है कि हमको मुनाफा कमाना है, क्या कमाना है, मुनाफा कमाना है। जैसे देखिए यहाँ पर दिया भी गया है, पूंजीपति व्यापार के लिए तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे और उनका मुख्य उद्देश्य था मुनाफा कमाना। बस आप लोग इतना समझिए कि पूंजीवाद जो था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुनाफा कमाए, ठीक है। और ये क्या होता था, इसी पर टिका रहता था, ठीक है। श्रमिक लोग जो होते थे वस्तु का उत्पादन करते थे और पूंजीपतियों से क्या करते थे, वेतन प्राप्त करते थे। मतलब जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या करते थे, वस्तु का बनाइए और हम आप हमसे क्या लीजिए, वेतन लीजिए। आप हमारे यहाँ काम कीजिए, वस्तु बनाइए और आप हमसे क्या लीजिए, वेतन लीजिए, ठीक है ना। ये पूंजीपति लोग करते थे और ये जो है ना कुछ करते नहीं थे, सिर्फ इनको है ना मतलब क्या लोगों से ही काम करवाते थे और व्यापार करके खुद क्या करते थे, मुनाफा कमाते थे, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए। अब देखिए एक औद्योगिक क्रांति बताए थे, औद्योगिक क्रांति, तो देखिए बाबू आप लोग समझ रहे होंगे कि थोड़ा सा समझिए कि मशीनीकरण की वह प्रक्रिया इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई और फिर धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैली, जिसे औद्योगिक क्रांति का नाम दिया गया। औद्योगिक क्रांति क्या हुआ सर कि मतलब देखिए देखिए हमको ये मानिए कोई भी सामान है उसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसको क्या किया कि मशीन से करना शुरू कर दिया। मशीन से जैसे ही शुरू किया तो जो देर मतलब घंटों का काम था वह मिनट में हो जा रहा था, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोले, औद्योगिक क्रांति बोल दिए, ठीक है। समझ गए आप लोग सिंपल सा भाषा में। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन करना औद्योगिक क्रांति कहलाता है। और ये इसका जो केंद्र था इंग्लैंड में था, मतलब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि मशीन के द्वारा जो है वस्तुओं का क्या करना, उत्पादन करना, ठीक है। तो आप लोग औद्योगिक क्रांति भी समझ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। सर उपनिवेशवाद क्या होता है, थोड़ा सा हमको ये समझाइए। पहले मैं आप लोग को उपनिवेशवाद थोड़ा समझाता हूँ। देखिए 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुई यह प्रक्रिया क्या होता है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश देशों के औद्योगिक यूरोपीय देशों के आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण के अंदर ले आई। इस प्रक्रिया को अंदर शासित देश को कॉलोनी अर्थात उपनिवेश कहते हैं, मतलब ठीक है ना। और बड़े पैमाने पर इस प्रक्रिया को अपनाने के कारण इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आप लोग उपनिवेशवाद नहीं समझेंगे भी, ठीक है ना। उपनिवेशवाद होता क्या बाबू, तो देखिए किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है, ठीक है। मानिए कि क्या है कोई एक मतलब यहाँ पर लीजिए इंग्लैंड, क्या ना, इंग्लैंड ले लिए सर, इंग्लैंड ले लिए और एक भारत ले लिए, ठीक है। भारत क्या था पहले, ये मजबूत नहीं था, भारत क्या था, मजबूत नहीं था, इसके पास उतना सेना शक्ति नहीं था, ये उतना विकसित नहीं था, इसके पास उतना शिक्षित ये नहीं था, ठीक है ना। इंग्लैंड क्या था, ये विकसित था, तो ये क्या किया कि इस पर अपना कब्जा कर लिया, इस पर क्या क्या अपना कब्जा कर लिया। ये शक्तिशाली था, इसके पास सारा सामान था, सारा हथियार था, सारे सैनिक थे, तो ये क्या हुआ, शक्तिशाली देश था, समृद्धशाली देश था, ठीक है, ये विकसित हो चुका था। तो ये क्या कर लेता है, इस पर कब्जा कर लेता है, इस पर अपना
अधिकार जमा लेता है। तो ये क्या हुआ, उपनिवेशवाद कहलाया। ये क्या कहलाया, उपनिवेशवाद। मतलब क्या, किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करना उपनिवेशवाद कहलाता है। समझिए आप लोग, चलिए समझ चुके होंगे, मतलब आप लोग ये उपनिवेशवाद समझ लिए। अब देखिए साम्राज्यवाद क्या होता है सर, सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना ही क्या कहलाता है सर, साम्राज्यवाद कहलाता है। आप लोग समझ गए साम्राज्यवाद क्या होता है और उपनिवेशवाद क्या होता है। उपनिवेशवाद में क्या होता है, कोई शक्तिशाली देश है वो आकर जो कोई कमजोर देश पर क्या करेगा, अपना शासन चलाएगा, तो ये क्या हुआ, उपनिवेशवाद हुआ। जो देश में हुआ वो क्या कहलाएगा, उसका उपनिवेश कहलाएगा। जिस देश पर ये व्यवस्था हुई वो शासित देश क्या कहलाएगा, कॉलोनी कहलाएगा। इंग्लिश में कॉलोनी, हिंदी में क्या, उपनिवेशवाद, उपनिवेश कहलाएगा। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उपनिवेशवाद कहलाएगी। समझिए आप लोग। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति। मतलब अमेरिकी में और फ्रांसीसी में जो क्रांति हुई इसी को हम लोग अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं। इसको जरा ध्यान से आप लोग समझेंगे तो देखिए दुनिया में हो रहे बदलावों के बीच 18वीं सदी के अंतिम दशकों में दो और महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। 18वीं सदी के अंतिम दशक में दो महत्वपूर्ण बदलाव होता है जिसको बोलते हैं अमेरिकी एवं फ्रांसीसी क्रांति होता है। ठीक है, पहले का संबंध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से है, दूसरे का संबंध फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता हुआ फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, ठीक है ना। चलिए अमेरिकी की खोज के बाद जब अमेरिका का खोज हो जाता है तो वहां पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लेता है। तो वहां पर क्या करता है, यूरोप के जो देश होते हैं वहां पर अमेरिका पर क्या करते हैं, कब्जा जमा लेते हैं। धीरे धीरे यहाँ बस गए। लोगों ने यूरोपीय देशों के शासन के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसी तरह फ्रांस के लोगों ने भी राज परिवार तथा सामंत वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इन दोनों ही देशों ने लोगों ने अत्याचार, शोषण और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष किया। ठीक है, और संघर्ष क्या होता है, सफल भी रहता है। ठीक है, संघर्ष क्या होती है, सफल भी रहती है। इसके बाद इन देशों के लोगों ने अपने अपने देशों में गणतंत्र प्रणाली, गणतंत्र मतलब क्या, आजादी। आप लोग को पता होगा हमारा ये देश जो है ये 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, गणतंत्र हो गया। ठीक है ना, आप लोग को पता होगा गणतंत्र दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। ठीक है, आप लोग को पता होगा उसी दिन हमारा क्या हुआ था, संविधान भी लागू हुआ था। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए, गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता और समानता उनके मार्गदर्शक का क्या बन गया, दशक का क्या बन गया, सिद्धांत बन गया। फ्रांस और अमेरिका के इन आंदोलनों को कई देशों ने लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। इसका यह एक प्रभाव यह भी था कि धीरे धीरे एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों में जो लंबे समय में से एक दूसरे के साथ थे और जो एक जैसी भाषा बोलते थे, आपने तो जैसा मानने एक राष्ट्र के रूप में पहचान जाने की परंपरा शुरू हुई। ठीक है ना, चलिए वहाँ का एक कल्चर बदल गया। ठीक है ना, वहाँ पर जो लोग थे वो एक अपना अलग सा भाषा बना लिए। ठीक है ना, एक जैसा भाषा बोलते थे। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कहता है आधुनिक काल और हमारा देश। आधुनिक काल में से जो है हमारा देश कैसे विकसित हुआ है ना, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI है, इसको पहले समझिए। कहता है कि प्राय 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध को 1750 के बाद, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध मतलब क्या, 1750 ईस्वी के बाद, ठीक है ना, आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। आप लोग को मैं बताया हुआ हूँ। ठीक है ना, क्या बताया कि 750 ईस्वी के पहले का जो काल है बाबू, पहले का जो काल है बाबू, ये प्राचीन काल, ये क्या कहलाता है बाबू, प्राचीन काल। प्राचीन काल मतलब क्या, एंशियंट हिस्टोरी, प्राचीन काल। ठीक है ना, और आप लोग देखेंगे 750 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी के बीच का काल, ये बीच का जो काल है वो क्या कहलाता है बाबू, आप लोग का मध्यकाल। और जो आप 1750 के बाद 1750 से अब तक का काल क्या कह रहा है, आधुनिक काल। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार क्या होता है, यूरोप में हुए इन परिवर्तनों से प्रभावित होकर अन्य देशों के लोगों ने नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर दिया। ये परिवर्तन हुआ तो यूरोप से जब ये इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो सब देश के लोग क्या करते हैं, नए ढंग से सोचना विचारना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, नए नए उपनिवेश की तलाश में जब यूरोपीय देश हमारे देश में आए तो हमारे क्या हुआ, देश पर भी इन परिवर्तनों का प्रभाव पड़ा। आपको याद होगा कि 18वीं सदी के शुरू में हमारे देश इस प्रकार टुकड़ों में बटा हुआ था। ठीक है, आपको पता होगा है ना, जानते होंगे, आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, देखिए क्या होता है कि व्यापारी है ना जी, देखिए क्या होता है कि यूरोप के जो व्यापारी होते हैं भारत के विभिन्न भागों में व्यापार में जुटे थे। उनमें से जो व्यापारी इंग्लैंड से आए वे व्यापार करते करते धीरे धीरे हमारे देश के शासक बन बैठे। इन्होंने हमारे देश के स्थानीय नवाबों को व राजाओं को हराकर अपना शासन स्थापित किया कि पहले यहाँ पर हमारे देश पर, भारत पर क्या किया, इंग्लैंड के लोग क्या किए बाबू, इंग्लैंड के लोग क्या करते हैं कि हमारे भारत में आते हैं,
यहाँ पर थोड़ा मोड़ा क्या व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं तो होता क्या है कि समझ जाते हैं अरे भारत के लोग क्या ना रहता है, भारत के लोग उतना शिक्षित नहीं है, ठीक है ना, मूर्ख समझने लगते हैं, ठीक है, वो यहाँ के तरी घड़ी समझ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर कैसा होता है, भारत के लोग कैसे रहते हैं, ये सब बात ये समझ जाते हैं। जब ये बात समझ गए तो ये करते क्या है कि इंग्लैंड के लोग यहाँ पर जितना भी सरकार था, यहाँ पर जितना भी राजा थे, वहाँ पर राजा ही पहले क्या राजा ही हुआ करते थे, सब राजा क्या करते थे, हरा दिए, उसके बाद अपना शासन यहाँ पर जमा लिए भारत पर। आपको पता होगा मेरा जो हम लोग का जो भारत है, हम लोग का जो देश है, ये पहले गुलाम था, ठीक है ना, हम लोग का आजाद कब हुआ सर, 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, आजाद होता है, आप लोग पढ़े हुए होंगे, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है, इससे पहले क्या था, गुलाम था, ठीक है ना। तो आपको पता हुआ कि यहाँ के जो जितना भी राजा था, नवाब था, सबको क्या करता है, इंग्लैंड जो व्यापार करते करते यहाँ पर यहाँ का सारा कुछ जान जाता है तारी घड़ी कि कैसे क्या करते हैं लोग, बस यहाँ पर अपना प्रभाव जमा कर सबको हरा देता है और शासन स्थापित कर लेता है, ठीक है। और आप लोग है ना, कितना अगर हम लोग बोले अगर इंग्लैंड का लोग भारत के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहा था, ये बात अगर आप लोग जानेंगे तो शायद आपको आंख से आंसू भी आ जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा ये जो पॉइंट है ये आपको आगे समझाएंगे, जब 10वीं कक्षा में आप लोग इतिहास पढ़िएगा तो वहां पर हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे के 2 सालों तक हमारे देश पर इसका शासन रहा, 2 साल तक, 200 साल, 200 साल, 2 साल नहीं 200 साल, ठीक है ना बाबू, इनका शासन रहता है, ठीक है ना। हमारे देश में अंग्रेजी शासन आने से अंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन विचारों का प्रवेश हुआ। जो हम अंग्रेजी शासन आए ना, इसी से हम लोग को जो अंग्रेजी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अंग्रेजी शब्द भी कहाँ से, वही अंग्रेजी शासन से ही आने लगे, ठीक है ना। फलतः भारतीय लोगों में जागृति आई। आगे की इकाइयों में आप देखेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने हमारे देश के आर्थिक संसाधनों को अपना लाभ के लिए इस्तेमाल किया, और क्या जी, और क्या अपनी जरूरतों की चीजें सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए अपने लाभ के लिए नई फसलों की खेती कराई, मतलब जिससे उनको फायदा होता था। भारत एक लोग पर भारत में आकर अत्याचार कर रहा था अंग्रेज लोग, ठीक है ना। आप लोग जान रहे होंगे, आगे आप यह भी जानेंगे कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन के फलस्वरूप हमारे देश के जो मूल्य था, मानता था, पसंद नापसंद थी, रीति रिवाज थी, इस सब पर कैसे बदलाव आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक थोड़ा सा बाबू उपनिवेशवाद आप लोग फिर से एक बार परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते, लिखेंगे जब एक देश पर किसी दूसरे देश के दबदबे से इस तरह राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है तथा इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहा जाता है। मैंने पहले भी बताया आप लोग को, शक्तिशाली देशों के द्वारा जो हम लोग का कमजोर देश है उस पर अपना वर्चस्व जमाना, उस पर अपना अधिकार जमाना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है, जो कि यहाँ पर आप लोग परिभाषा भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे होंगे। ओके, हमारे साथ आप लोग पॉइंट बनाते चलिए, ठीक है ना। देखिए अब क्या होता है बाबू कि इस काल विभाजन से अलग हटकर कुछ इतिहासकार क्या होते हैं, जेम्स मिल। आप लोग जेम्स मिल का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हुए तो अभी समझ जाइएगा, ठीक है ना। देखिए क्या करते हैं कि आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंड की विशेषता तय कर देते हैं कि ये करते क्या है बाबू कि 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, कहाँ के अर्थशास्त्री थे, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल जो थे, ये 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना, 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 खंडों में ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। एक किताब लिखते हैं कौन सा, ब्रिटिश भारत नामक, ठीक है ना। आपको पूछा जाएगा कि ब्रिटिश भारत नामक इतिहास जो है ये पुस्तक किसने लिखी, बोलेंगे जेम्स मिल ने लिखा था, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए कब लिखे थे, 1817 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इन किताब में क्या होता है, उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंड में क्या करते हैं, बांट देते हैं। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंडों के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया, ठीक है ना, मान लेते हैं लोग, ठीक है ना, सभी लोग। जेम्स मिल को क्या लगता था, ये थी एशियाई मतलब क्या, एशिया के अंतर्गत जो देश है प्रगति और सभ्यता के मामले में यूरोप से काफी पीछे थे। उनका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू मुसलमान तानाशाहों का शासन था। भारत के लोगों ने इतने पिछड़े और सभ्य थे कि अंग्रेज शासन से उनका कल्याण हो सकता था, ठीक है ना। अंग्रेज भारतीयों से श्रेष्ठ और बेहतर थे। एक और तो वे क्या करते थे, भारतीय इतिहास को हिंदू और मुस्लिम काल में बांटते थे, है ना, जबकि अपने लिए ब्रिटिश शब्द का प्रयोग करते थे। ईसाई जो है इस शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। ब्रिटिश शब्द संभवतः अपनी एकता और राष्ट्रीयता का बोध कराना चाहते थे।
ओके बाबू, आप लोग को अभी आगे पढ़ाएंगे। आज हम लोग इतिहास शुरू किए हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आगे जब चैप्टर 2 पढ़ाएंगे ना तो आप बताएंगे कि अंग्रेज जो है वो भारत पर कैसे आया, कैसे वो अपना प्रभाव जमाया, ठीक है ना, क्या क्या हम लोग में क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है, वो सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, किसी कालखंड, इतिहास के किसी कालखंड में अवधि में हिंदू मुस्लिम इकाई दौर कहा जाता है, ठीक है ना, आप लोग कहा जा सकता है, ठीक है ना। ये सब बात आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इतिहास को जानते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इतिहास को जानेंगे, मतलब प्राचीन काल के बारे में जानेंगे, मध्य काल के बारे में जानेंगे, ऐतिहासिक काल जो आधुनिक काल है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। प्राचीन काल में क्या होता था, मतलब जो मध्य काल है इसमें हम लोग कैसे इतिहास के बारे में जाने, फिर आधुनिक काल में हम लोग कैसे जानकारी प्राप्त करें इतिहास के बारे में, तो ये सब बात जानेंगे। प्राचीन काल में हम लोग के पास शिलालेख होता था। देखिए, इतिहासकार इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत साधनों का प्रयोग करते थे उसे ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। जो इतिहासकार लोग होते थे वो इतिहास को जानने के लिए जिन स्रोत साधनों का प्रयोग करते थे उसे हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। कक्षा 6 एवं 7 में भी आपने ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। आप लोग जान रहे, अरे कक्षा 6 से शुरू होता है इतिहास, ठीक है ना, तो आप लोग पढ़े हुए होंगे, आप लोग के स्कूल के मास्टर साहब पढ़ाए हैं या फिर हम भी पढ़ाए हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंता ना कीजिए, इसमें हम आपको आगे समझाते हैं। देखिए, प्राचीन काल एवं मध्य काल के स्रोत तो प्राय एक ही थे, लेकिन प्राचीन काल की तुलना में मध्य काल में स्रोतों की संख्या काफी अधिक हो गई। आपने देखा कि पुराने स्रोतों से अतिरिक्त मध्य काल में कुछ नए स्रोत के सामने आए, है ना, आप लोग ये सब समझ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और जानकारी दिया गया कि 19वीं सदी से पहले सालों में क्या छाप खाने थे, ठीक है ना, पता होगा आपको छाप खाना था, ठीक है ना। लिपि क्या, नकल वनीस, है ना जी, नकल नवीस, हाथ से पांडुलिपियों की प्राकृतिक बनाते थे, ठीक है ना जी। उसके बाद देखिए, 19वीं सदी में मध्य तक छपाई तकनीक के माध्यम से सरकारी विभाग की कार्रवाइयों और दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब जो आया आप लोग का ये सब क्या हुआ, आधुनिक काल में दस्तावेज बनाने लगे। पहले पांडुलिपि में था, है ना, पत्थर पर लिखा हुआ था। आधुनिक काल में क्या हुआ कि उस सब चीजों को, उस सब जो जानकारी था उसको क्या क्या दस्तावेज बनाकर उसमें रखना शुरू कर दिया, ठीक है। आज भी अभिलेखागार एवं पुस्तकालय में देख सकते हैं आप, अभी भी जाइएगा ना अभिलेखागार में तो वो सब क्या है, दस्तावेज वहां पर है, ठीक है ना। तो आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग क्या कीजिएगा, खुद से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, आप लोग आगे देख लीजिए। देखिए क्या कहता है, इस तरह पुस्तकालय में आप लोग क्या करेंगे, वर्षों पहले पुराने अखबार, व्यक्तिगत पत्र, अभी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, पुराने पत्र को आप देखना चाहेंगे, देखिए ये सब क्या है, पुराना पत्र है, ठीक है ना, ये सब पुराना पेपर है। देख लीजिए आप लोग कैसा था पेपर जी। देखिए ये सब क्या है, पुराना महात्मा गांधी चीनी नमक कानून तोड़ डाला, ये आपको पता होगा, ये आगे पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर में। काहे चिंता कर रहे हैं जी, हम हैं, आप लोग को कोई दिक्कत होगा। 10 अप्रैल 1936 को देखिए छपरा जिला में सत्याग्रह, है ना जी। ये सब पेपर पुराना जमाना का है। आप लोग देखिए कितना अच्छा सा पहले पेपर होता था, इस प्रकार लिखा जाता था पुराना का पेपर, ठीक है ना। हम आप लोग को पूरा दिखाई दिए, ठीक है ना। तो देखिए आप लोगों ने देखा कि पुराने अखबार, व्यक्तिगत जो पत्र थे, डायरिया, निम्न दस्तावेज आदि चीजें सुरक्षित रखी जाती है। महान व्यक्तियों के जीवनी, आत्मकथा, इतिहास के अध्ययन उपयोगी साबित हुए। जो महान महान लोग थे, महान महान इतिहासकार थे, जो महान व्यक्ति होते थे, उनका जो, जैसे अभी महात्मा गांधी का, सबका क्या है, इतिहास जो है ये सब रखा हुआ है ना जी। हम आगे आपको पढ़ाएंगे महात्मा गांधी के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन चैप्टर आखिरी में है, उसमें बताएंगे। हम लोग इतिहास को भी शुरू किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हम है ना हर इतिहास का हर चैप्टर को पढ़ाएंगे, क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे इसी वीडियो में। वीडियो पूरा देखिए, ठीक है ना। देखिए, जिन्होंने राजनीतिक, प्रशासन एवं समाज सेवा के साथ एक महत्वपूर्ण योगदान करता है, ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि अपने देश की राजधानी, अपना देश का राजधानी कहाँ है, दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है जी, दिल्ली में राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक पुस्तकालय, पटना स्थित सचिदानंद सिन्हा पुस्तकालय, बिहार राज्य अभिलेखागार जैसी संस्थाओं में आप जाकर इन सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखाते हैं पटना में जो अभिलेखागार है उसको हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए तो कैसा है बाबू, देखिए यही है, ठीक है ना। यही जो आप लोग फिगर देख रहे हैं ना, यही फिगर है। देखिए व्यक्तियों के भाषण, साक्षात्कार, आप लोग जाइएगा ना, जो महान महान व्यक्ति है उसका भाषण आपको मिलेगा, जो वहाँ पर उनका क्या क्या साक्षात्कार थे, वो स्मृति का रिकॉर्ड वहाँ पर है, ठीक है ना। वो सब आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 19वीं सदी में क्या होता है कि पूरे देश में मानचित्र तैयार करने लगे। अब भाई कौन कहाँ पर नक्शा है, ठीक है ना, सबको क्या क्या मानचित्र बनाना शुरू कर दिया। आप लोग को मानचित्र हम दिखाएंगे आगे। देखिए ये मानचित्र हुआ, ठीक है ना, औपनिवेशिक। देखिए 1836 में ये स्वतंत्र राज्य का क्या हुआ, मानचित्र है। ये देखिए बिहार एवं प्रमंडल जिले थे, देखिए कौन सा जिला कहाँ पर है, ठीक है ना। आप लोग बताइए तो बाबू, आप लोग किस जिले से, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये पश्चिमी चंपारण है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं, पूरे अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। हम आप लोग मैप समझ जा चुके हैं, ठीक है। ये विभाजन के पूर्व, ये जो बिहार जो है विभाजन का पहला का बिहार है, ठीक है ना। इसमें देखिए छोटा नागपुर सब होता है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि बिहार का विभाजन हो चुका था। इसमें जो बहुत सारे जो हम लोग का पश्चिमी चंपारण, देखिए ये सब भी क्या है, यहीं पर है, ये सब का विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। विभाजन से पहले का ये नक्शा है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं, चलिए
देखिए होता क्या है कि बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे हैं। सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के स्थानीय फसलों को पता लगाया जाता था। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी है ना, वैज्ञानिक सर्वेक्षण, जो पुरातात्विक सर्वेक्षण चाहिए, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन संरक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे, ठीक है ना, आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद देखिएगा आगे आप लोग, अगर आगे आप लोग देखिएगा बाबू, 10 साल में जनगणना की जाने लगी। और जनगणना का होता जी 10 साल में क्या क्या जनगणना, जनगणना क्या होता है, लोगों की संख्या को गिनना ही जनगणना कहलाएगा। जो हमारे देश में कितना लोगों की संख्या, उसको हम लोग जनगणना बोलते हैं। जन मतलब क्या, व्यक्ति, गणना नाम ने गिनना, व्यक्तियों की संख्या को क्या करना, गिनना। जनगणना के द्वारा भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका धर्म, जाति, अब कौन धर्म कितना लोग है, कौन जाति का कितना लोग है, कितना लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कितना लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, ये सब जानकारी इकट्ठा की जाती थी, ठीक है ना, आप लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए होता क्या है, इस प्रकार ऐतिहासिक स्रोत में एक आम अनपढ़ आदमी, आदिवासी, किसान है ना, खदानों के काम करने वाले मजदूर, फुटपाथ और जिंदगी गुजारने के लिए गरीब क्या सोचते थे, आप लोग को पता होगा उसका क्या अनुभव था। इसे जानने के लिए हम लोगों ने भी अभी तक कोशिश करनी पड़ी, ठीक है ना, आप लोग जान रहे होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आगे अगर आप लोग कुछ देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, देखिए करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ। कैमरे का आविष्कार कब हुआ, 200 साल पहले। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 में के दौरान शुरू हुआ। 1850 ईस्वी से हम लोग कैमरे का आविष्कार क्या किए, हुआ था, मतलब 200 साल पहले, लेकिन इस्तेमाल हम लोग जो शुरू किए थे 1850 में, कहाँ पर, भारत में, ठीक है। मुगल साम्राज्य के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे जी, बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका फोटो कैमरे में खींची गई थी, ठीक है। ये क्या थे, पहले और आखिरी मुगल बादशाह थे जिनका फोटो जो था कैमरा में खींचा गया था। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी साबित होते थे। आप लोग अभी के ऐतिहासिक स्रोत का उदाहरण दे सकते हैं, नहीं ना। देखिए अभी जो ऐतिहासिक स्रोत है इसमें हम लोग क्यों, पत्र हो जाएगा, समाचार पत्र, समाचार देखते हैं। आजकल क्या होता है बाबू, आप लोग घर में रेडियो से क्या करते हैं, पूरा देश का खबर सुन लेते हैं। मोबाइल पे गए भाई, न्यूज चलाए, न्यूज पर पूरा सब कुछ बता रहा है। हम लोग क्या करते हैं, CID रिपोर्ट से जानते हैं, ठीक है। पत्र पर हम लोग क्या, समाचार पत्र होता है, पेपर अखबार जो होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये सब आप लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, आप लोग का ये पुराना जो हम लोग का पेपर होता था उसके बारे में दिया गया कि पुराने जमाने में कैसे पेपर थे, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के बारे में है। तो आप लोग ये सब कुछ जानते होंगे। छपरा जिला जानते हैं ना, ये सब बिहार का क्या है जी, जिला है। अब देखिए बाबू, समय के साथ परिवर्तन। अब समय के साथ परिवर्तन क्या होता है कि हम लोग का जो ये बिहार है ना, इसको बहुत सारे राज्यों में अलग अलग बांट जाता है। ये भारत को बहुत ज्यादा टूटा है ना। बिहार से क्या होता है, उड़ीसा पहले से सटा हुआ था, इसको अलग कर दिया जाता है ना। यहाँ पर बहुत सारे राज्य क्या थे, यहाँ पर सटे हुए थे, झारखंड यहीं पर था, है ना, लेकिन इसको क्या किया, अलग कर दिया गया। तो इसको हम लोग समझेंगे। कक्षा 7 में आप लोग क्या समझे थे कि हमारे समाज में अनेक परिवर्तन होते रहते थे। ये परिवर्तनों का कभी शब्दों के अर्थ, कई स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली के संदर्भ होते रहते थे। लेकिन आप लोग अब समझिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ चुका है। तथा भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश है ना, अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य के अभिन्न होते। म्यांमार तथा श्रीलंका जो था 1937 ईस्वी में अंग्रेजों की एशियाई साम्राज्य के अंग थे। एशियाई साम्राज्य का क्या था, अंग था। स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, हमारे देश हिंदुस्तान को दो भाग विभाजित किया। जो हमारा देश है भारत, ये जब आजाद हो गया, कब आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। तो इसको क्या करता है, दो भाग में बांट देता है। एक क्या बनता है, बलूचिस्तान से, इसको बनता है पश्चिमी पंजाब एवं पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चले गए, ठीक है ना। पश्चिमी पंजाब जो होता है और पूर्वी बंगाल जो होता है ये पाकिस्तान में चला जाता है, ठीक है। बाद में पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा अलग होकर बांग्लादेश के नाम से स्वतंत्र देश में बना। देखिए अब देखिए, अब आप लोग थोड़ा सा समझ रहे होंगे। ये जो पाकिस्तान है इसका देखिए, ये जो पश्चिमी बंगाल है और पूर्वी बंगाल, ये जो पूर्वी हिस्सा होता है ये क्या होता है, अलग हो जाता है। और क्या होता है, बांग्लादेश देश अलग बन जाता है। आप लोग देख रहे हैं ना, पहले सब एक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विखंडित होते गया, धीरे धीरे अलग होते गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है बाबू कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। 1912 ईस्वी में क्या होता है, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर एक नए प्रांत। अब 1912 ईस्वी में क्या हुआ, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया। पूछेंगे हम आपसे क्वेश्चन, बोलिएगा, पूछेंगे बिहार और उड़ीसा को कब अलग किया गया, बोलेंगे 1912 में, ठीक है ना। उड़ीसा को बंगाल से अलग, बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से क्या करता है, 1912
ईस्वी में बिहार और उड़ीसा सटा हुआ था ना, इसको क्या करता है, बंगाल से अलग कर दिया जाता है। बिहार एवं उड़ीसा को किससे अलग करता है जी, बंगाल से अलग कर देता है, ठीक है। और इसको क्या करता है, नया प्रांत बना देता है, बंगाल से अलग करके क्या करता है, बिहार और उड़ीसा को क्या करता है, नया प्रांत बना देता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे बिहार की स्थापना कब हुई थी, 22 मार्च 1912 को। कब हुई थी जी, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। आप लोग जान रहे हैं 1912 ईस्वी में क्या क्या, बिहार को नया राज्य बनाया, उड़ीसा को भी नया राज्य कब बनाया, कब, 1912 ईस्वी में, ठीक है। कहाँ से अलग किया, तो बंगाल से अलग कर देता है, ठीक है। चलिए 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दोनों को अलग अलग प्रांत दर्जा दिया। अब क्या होता है कि 1936 ईस्वी में देखिए, 1912 ईस्वी में बंगाल से उड़ीसा को अलग किया, लेकिन आगे जब आइएगा 1936 ईस्वी में, तो इसमें क्या करता है, उड़ीसा को बिहार से भी अलग कर देता है। समझे आप लोग, कितना गजब का पॉइंट मिला आपको, ध्यान से समझिए। पहले क्या होता है बाबू, ये देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, बिहार, बिहार है, यहाँ पर क्या है, बंगाल है, ये क्या है, उड़ीसा है। ये होता क्या है बाबू, ये बंगाल जो है इससे क्या करता है, 1912 ईस्वी में बिहार को और उड़ीसा को अलग कर देता है। कब, 1912 ईस्वी में अलग कर देता है। अब आगे जब हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो ये बिहार उड़ीसा सटा हुआ है, बिहार और उड़ीसा क्या है, पहले मिला हुआ है। अब बिहार उड़ीसा बच गया, तो बिहार उड़ीसा जब मिल गया, तो आगे क्या होता है कि 1936 ईस्वी में, कब, 1936 ईस्वी में क्या होता है, कि उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया जाता है। समझे आप लोग, बिहार से अलग किसको किया जाता है, उड़ीसा को, कब, 1936 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, और क्या करता है, दोनों को, बिहार और उड़ीसा को क्या करता है, राज्य के दर्जा दे देता है, ठीक है। पुनः क्या होता है, आगे क्या होता है, देखिए आगे क्या होता है कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से उसके दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी बिहार में क्या होता है, दक्षिणी पठारी क्षेत्र होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड, ठीक है ना, उसको भी अलग कर देता है और उसको क्या करता है, नया राज्य बना देता है, ठीक है। तो हम पूछेंगे बाबू झारखंड कब बिहार से अलग हुआ था, बोलेंगे सर 15 नवंबर 2000 को। पूछेंगे बिहार को जो है, ये बिहार, ये उड़ीसा को कब अलग कर दिया, बिहार जो है ये उड़ीसा को कब अलग कर दिया, तो बोलेंगे 1936 ईस्वी में, ठीक है ना। हम आपसे पूछेंगे कि जब बिहार और उड़ीसा था, जब ये बंगाल से मिला हुआ था, तो बंगाल जो है ये बिहार एवं उड़ीसा को अलग कब किया, तो आप बोलेंगे सर 1912 में। पूछेंगे बिहार की स्थापना कब हुई, बोलेंगे 22 मार्च 1912 को। तो बाबू आप लोगों ने समझा, और ये प्रमंडल एवं जिले हैं, आप लोग सबका नाम लिख लीजिए, ठीक है, कौन सा कहाँ पर है, ये आप लोग समझ जाइए, ठीक है। चलिए, और आप लोग देख रहे हैं ये औपनिवेशिक राज्य क्षेत्र एवं स्वतंत्र राज्य, ये 1836 का मानचित्र है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, ये भारत का मानचित्र है, मतलब ये देखिए भारत में क्या होता है, यहाँ पर पाकिस्तान होता है, ठीक है ना। ये क्या जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। मैं आपको शॉर्ट वीडियो में इसके बारे में अच्छे तरीके से जानकारी दिया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग करते क्या है सर, यहाँ पर तो हम लोग क्या किए, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बाबू, अभ्यास का क्वेश्चन आंसर है, इसको सॉल्व कर लेते हैं सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आइए फिर से याद करें। अब हम लोग जितना भी चैप्टर पढ़े ना, सबको याद कर लेते एक बार। कहता है रिक्त स्थानों को भरिए, रिक्त स्थानों की भरना है। कहता है पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या कमाना, तो मुनाफा कमाना। पूंजीपति का मुख्य उद्देश्य था कि अधिक से अधिक हम क्या कमाए जी, मुनाफा कमाए। पूंजीपति मतलब पूंजीवाद का ही है ना। चलिए, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, पुनर्जागरण, है ना, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण, पुनर्जागरण बोलते हैं, ठीक है, पुनर्जागरण बोलते हैं। ओके, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया डैश क्रांति कहते हैं, तो औद्योगिक क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। हम अच्छे तरीके से आपको जानकारी दे चुके हैं। अब देखिए, डैश में सरकारी दस्तावेज को सुरक्षित किया जाता था, तो दस्तावेज में, इसमें दस्तावेज में। अब देखिए, समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं, तो किसमें परिवर्तन होता है बाबू, भौगोलिक सीमा में। हम आप लोग को अभी भर के बताए थे, वहां पर अभी पढ़ाए थे, भौगोलिक सीमा बताए थे ना। भौगोलिक सीमा में क्या होता है, बदलाव होता है। देखिए यहाँ पर अभी आप लोग को बताए थे, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर समय में इसके साथ परिवर्तन। यहाँ भौगोलिक सीमा में क्या होते हैं, जीवन शैली में संदर्भ में होते रहते हैं, ठीक है, मतलब क्या परिवर्तन होते रहते हैं, मैं आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अब देखिए आपको सही और गलत बताइए, सही और गलत बताना। कहता है वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ क्या होता है, प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, तो ये बात सही है, मैं आपको भी पढ़ाया, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, ठीक है। अतः अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारत इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था, नहीं भाई, बिल्कुल उचित नहीं था, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहां के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, तो बाबू नहीं किए थे, ठीक है। गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत किए थे वो जो थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत किए थे, लेकिन अब यह नहीं की, तो हम क्या बोलेंगे, गलत हो जाएगा, है ना। किए थे ना, आप लोग नहीं पढ़े जी,
देखिए यहाँ पर हम बताए थे ना अभी, आपने अपने देशों में क्या किए, गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित करते हैं कौन, अमेरिका, अमेरिका और कौन सर, फ्रांसीस, है ना, फ्रांसीसी क्रांति के बाद, ठीक है ना, आपको पता होगा फ्रांस और क्या अमेरिका क्या करता है, गणतंत्र प्रणाली की सरकार स्थापित करता है। यहाँ पर था नहीं किए तो यहाँ पर गलत है ना हो जाएगा जी, बिल्कुल गलत हो जाएगा सर। आगे देखिए कहता है ऐतिहासिक स्रोतों से एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है, नहीं बाबू नहीं, आपको एक आम आदमी के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। पता होगा आप लोग को, आजादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमा थी, आजादी के बाद भी वही रह गई, नहीं, आजादी के बाद क्या हुआ, भौगोलिक सीमा में क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। आप लोग को पढ़ाए हुए हम जो भी चीज अभी आप पढ़ाए, आप लोग को बताइए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा, और आप लोग को समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। देखिए अब कहता है आइए विचार करें, अब ये मेन क्वेश्चन है, इसको देखिए कहता है मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो बाबू आप लोग आंसर में क्या लिखेंगे, जरा सा ध्यान देंगे। तो देखिए आप लोग आंसर में लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे उत्तर में, मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से रहे होंगे बाबू, जरा सा ध्यान देंगे बाबू आप लोग, जरा सा। मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत में ताम्रपत्र, चट्टान, पांडुलिपियां आदि, इन सभी के मदद से कुछ खास शासकों के बारे में ही जानकारी मिलती थी। जो चट्टान था मानी, इस पर क्या हम अगर अपना नाम लिखेंगे या कोई खास शासक है वो अगर लिखेगा तभी तो हमको जानकारी मिलेगा ना। पांडुलिपि पे कोई खास शासक के बारे में जानकारी मिलती थी, और ये अधिक दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रह पाता था। अब मानिए पत्थर पर रखे, वहां पर पानी पर आप हो सकता है कि पत्थर टूटे गया, है ना, पत्थर पानी पर वो क्या हुआ, मिट जाता था, मतलब सुरक्षित नहीं रह पाता था। लेकिन आधुनिक काल में क्या होता है कि ऐतिहासिक स्रोत से जो काफी वृद्धि हुई, ऐतिहासिक स्रोत से जो भी जानकारी मिला ये काफी वृद्धि हुई। आपको पता होगा समाचार पत्र आया, समाचार पत्र से जो भी जानकारी मिलेगा सभी लोग सुनेगा, उससे क्या हुआ, ज्यादा लोग इसका क्या किए, उपयोग करने लगे, क्योंकि इन सभी को अभिलेखागार आसानी से सुरक्षित तरीके से रखा जाने लगा। अभिलेखागार में क्या किया, सुरक्षित भी करने लगे ऐतिहासिक स्रोत के क्या, जो भी हमको क्या मिलता था, सामान मिलता था, उसको क्या किए, अभिलेखागार में क्या किए, सुरक्षित करने लगे। अभी हम आपको दिखाई दे पटना के अभिलेखागार, ठीक है, वहां पर आप जाइएगा ना तो आपको दिखेगा। तो आप लोग को इतना शॉर्ट में हम आपको आंसर दे, लेकिन ये आंसर लिखेगा, ये बिल्कुल सटीक आंसर है, ठीक है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कहता है जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत है। अब देखिए जेम्स मिल क्या कहते हैं कि भारत इतिहास को क्या कहते, 3 कालखंड में बांटे थे, पता होगा हिंदू, मुसलमान और ईसाई को, तो उससे आप सहमत है जी, तो बोलेंगे नहीं सर जी, उससे सहमत होंगे आप लोग, तो बोलेंगे कि जेम्स मिल के द्वारा भारतीय इतिहास को केवल शासकों के धर्म के आधार पर ही बांटा गया, किसी देश के इतिहास को केवल शासकों के घर पर बांटना उचित नहीं होता है। हमने आपको भी अभी तुरंत बताया था, ठीक है, उचित नहीं होता है, उचित होगा जी, अरे धर्म के आधार पर बांटेंगे, वो क्या कहते हैं, हिंदू हिंदू और क्या करते हैं, मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और क्या करते हैं जी, हिंदू मुस्लिम और ईसाई ईसाई, ये तीनों धर्मों के आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं, क्योंकि किसी देश के इतिहास को प्रभावित करने के काफी कारक हो सकते हैं। उनका राजनीतिक कारण होगा, आर्थिक कारण होगा, सामाजिक और सांस्कृतिक होगा, यही सब कारण से भी वो तो होगा कि नहीं जी, यही सब कारण से इतिहास को प्रभावित करेंगे। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर का आता है सरकारी दस्तावेज को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रखेंगे। तो आप लोग उत्तर में क्या लिखेंगे सर, उत्तर में लिखेंगे कि सरकारी दस्तावेज को अभिलेखागारों, पुस्तकालयों, तहसील और अन्य सरकारी कार्यालयों के रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रखा जाता है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से इन्हें सीडी, डीवीडी और डिजिटल रूप में संग्रहित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग लिख लेंगे सरकारी दस्तावेज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। क्या मजा आ रहा है आप लोग को, बताइए, इतिहास का क्वेश्चन इतना आसान आप लोग को याद हो रहा है, क्या मजा आता होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो मैं आप लोग को बताया था, शुरू में नंबर भी दिया था, यदि कोई अगर बच्चे हैं जो हम लोग हमसे क्या करते हैं, इतिहास का नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस नंबर पर क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे सर से और बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए। तो आप लोग लिखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन के कारण लोगों में स्वतंत्र चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ। इससे वहां राजनीतिक क्रांतियां हुई और गणतांत्रिक शासन प्रणालियां स्थापित हुई। साथ ही औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनीकरण में उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव आया। इन घटनाओं का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा और आधुनिक युग के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बच्चे लोग, आप लोगों ने इस वीडियो में पूरा 4 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए, जिससे आज आप लोग का ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आप लोग को एक वीडियो क्लास में ही एक चैप्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। हम है ना हर वीडियो, इस वीडियो में आप लोग देखें जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए, मैं पूरा चैप्टर को पढ़ाया, पूरा क्वेश्चन भी आप लोग से बन गया, क्या मजा आया होगा आप लोग को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए और आप लोग अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।